हेलो मेरे छोटे-छोटे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू साइंस सिंप्लीफाइड बाय सोनल। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की कंप्लीट साइंस। हम पढ़ रहे हैं अपने साइंस का पार्ट बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने पार्ट 4 में कवर किया था ह्यूमन डाइजेशन को, जिसे हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। हम वहां स्टोमच तक ही पढ़ पाए थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो आज हम ह्यूमन डाइजेशन को कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेशन को, यानी कि जो स्टोमच तक हमने कवर किया था, उसके बाद अब इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे और इसी के साथ हम अपना ह्यूमन डाइजेशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, उसके बाद हम बुकिश लैंग्वेज में देख लेंगे कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, सबसे पहले क्या होता है इसका, ये जान लीजिए कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये सबसे बड़ा पार्ट है उसका, और सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन भी यही होता है फूड का। और इसके बाद जो ये इसकी लेंथ है 6.5 मीटर है। और ये ह्यूमंस में क्या होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, और ह्यूमंस में नैरो होती है। इसका अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग साइज भी होता है, जैसे ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हार्बीवोरस, वैसे ही सभी एनिमल्स में इसका डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। तो चलिए आप बुकेज लैंग्वेज में समझ लेते हैं इसे, क्योंकि मैंने आपको जो इम्पोर्टेंस था वो बता दिया है। तो सबसे पहले है इसमें कि इट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो मैंने अभी आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है ये। और उसके बाद इसकी जो लेंथ है 6.5 मीटर लॉन्ग है। इट्स अ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट्स वेरी नैरो इन अ ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसी होती है, नैरो होती है। उसके बाद देखें तो इसका अरेंजमेंट इज क्वाइल्ड फॉर द ह्यूमंस। इसका क्या होता है, जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे पेट में, इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्वाइल्ड होता है। इसका अरेंजमेंट क्वाइल्ड होता है। अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे तब मैं आप और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद ये कंप्लीट डाइजेशन करता है केमिकली, और ये अब्जॉर्प्शन करता है फूड का। उसके बाद इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो जूसेस होते हैं इसमें एंजाइम्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एक तरफ से कह दीजिए डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो इसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में। वैसे ही प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसे अमीनो एसिड में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। जैसे फैट है, तो फैट को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है। एक बार और समझ लीजिए कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका अरेंजमेंट ह्यूमन बैली में क्वाइल होता है, और ये ह्यूमंस में नैरो होती है। इसकी जो लेंथ है वो 6.5 मीटर है, और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट कह सकते हैं, लार्जेस्ट पार्ट है। उसके बाद ये कंप्लीट डाइजेशन करती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करती है, और क्या करती है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट करती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, प्रोटीन टू अमीनो एसिड, फैट टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन करती है। इसका यही मेन वर्क है कि सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन, अगर कभी कोई पूछता है कि हमारे ह्यूमन डाइजेशन में सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो सबसे पहले आप यही बताएंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फूड का अब्जॉर्प्शन करती है, और ये सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन करती है। और ये कैसे ऑब्जर्वेशन कर पाती है, क्योंकि एक इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम विलाई कहते हैं। अभी हम आगे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, आप यहाँ पर डायग्राम्स क्या देखेंगे, आप यहाँ पे डायग्राम्स। सबसे पहले आप देखिए कि हमारी बॉडी में कैसे क्या अरेंज होता है। सबसे पहले आप देखें लीवर, उसके बाद देखिए स्टोमच, उसके बाद देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी ह्यूमंस बेली में देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा सारा लीवर, स्टोमच, इंटेस्टाइन वगैरह क्या होती हैं,
अरेंज रहती हैं। आप ऐसे देखिए, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, देखिए पूरे में क्या है, क्वाइल्ड क्वाइल्ड सा पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है क्वाइल्ड है। देखिए बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन देखिए ऐसे है, तो ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम कैसे याद रखें कि मैम लार्ज इंटेस्टाइन पहले और स्मॉल इंटेस्टाइन बाद में रहती है। आप ऐसे याद रखिए कि जो आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन है, तो बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। उन्हें किसी भी प्रकार से बाहर जाते हैं या घर पे रहते हैं तो क्या करते हैं, वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ही जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन लाइक अ बड़ा भाई और स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक अ छोटा भाई। ओके, आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। अब मैंने एक डायग्राम को और जूम आउट करने की कोशिश की है कि अभी हमने देखा कि कैसे क्या अरेंज होता है, बट इसमें क्या है, मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ 3 पार्ट होते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जो हाईलाइटेड पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये येलो वाला पार्ट ये, और उसके बाद ये ब्लू वाला पार्ट, उसके बाद ये पर्पल वाला पार्ट। तो आप देखें तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। आप याद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ड्यूडेनम वगैरह जो है इसके पार्ट हैं, ये तीनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। तो आप बस इसे एक बार देख लीजिए कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, एक येलो वाला, एक ब्लू वाला, एक पर्पल वाला। ओके, उसके बाद अब हम आगे चलें तो अब हम पढ़ेंगे विलाई के बारे में। अभी मैंने बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन होता है फूड का। वो ऑब्जॉर्प्शन कैसे हो पाता है, टू हेल्प ऑफ द विलाई। कैसे, विलाई के हेल्प से ही सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन हो पाता है। क्यों, कैसे होता है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो जो विलाई है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर ऐसे है, ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। अगर आप देखें तो इसका सरफेस एरिया इतना है, यानी ये मेरे चेहरे को कवर नहीं कर पा रहा है। पर अगर यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाए तो यू सी कि मेरा क्या हुआ, फेस कवर हो गया है, राइट। यानी इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर ऐसे है तो ये सरफेस एरिया क्या है, कम है। पर ऐसे है तो इसका अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, राइट। वैसे ही विलाई का काम होता है, ये क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाती है। चलिए अब पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने देख लिया था कि जो विलाई है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है और ये क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के लिए ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जैसे कि अगर किसी छोटे बच्चे का हाथ है तो उसमें सामान क्या आएगा, कम आएगा। पर अगर हम उसमें वही हाथ बड़ा कर देंगे, यानी कि किसी बड़े बच्चे का हाथ कर देंगे तो उसमें क्या आएगा, वो मटेरियल ज्यादा आएगा, राइट। वैसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे कि ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो पाता है। ओके, ब्लड वेसल्स होती हैं सबसे ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है कि आप समझ पाए कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे विलाई प्रेजेंट होती है। तो जैसे कि एक पाइप है, यानी ये पाइप है ना, जो जैसे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है तो कॉइल्ड है, तो समझ लीजिए ऐसे था पहले स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, फिर हमने क्या किया, इसको इधर से ऊपर से काट दिया है, तो हम इस एरिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं। किसको, इसको, इस एरिया को हम जूम आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें तो ये रहा हमारा इंटेस्टाइन का नीचे वाला पार्ट, और यहाँ पर देखिए जहाँ से अब्जॉर्प्शन होने, यहाँ पे आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे फिंगर जैसे कुछ प्रेजेंट है, ये क्या कर रही हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही हैं। क्या कर रही हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, अब्जॉर्प्शन हो सके। अगर आप और ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है जिससे क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट है। ओके, बस आप इतना ही जानिए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग कहेंगे मैम बहुत ज्यादा पढ़ा रही हैं आप। ओके, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसका हर एनिमल्स में अलग अलग लेंथ होती है, राइट। जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, इन सब में क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो वैसे ही एक पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। जैसे कि अगर कोई एनिमल है, जैसे लाइक अ गोट,
तो वो क्या कर रहा है कि वो ग्रीन प्लांट्स को खाता है। ओके, तो जैसे वो खाता है तो ग्रीन जो प्लांट होते हैं उनमें होता है सेलुलोज की सेल वॉल। ओके, तो जो सेलुलोज की सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, यानी उसे डाइजेस्ट करना, तोड़ना इजी नहीं होता है। तो हर्बीवोरस को डाइजेशन करने में क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। पर वहीं अगर कार्निवोरस को देखा जाए, तो क्या ओमनीवोरस को देखा जाए, कार्निवोरस को नहीं, ओमनीवोरस को देखा जाए, तो ओमनीवोरस क्या करते हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मीट खाते हैं, राइट। हर्बीवोरस क्या खाते थे, प्लांट्स खाते थे। वैसे ही ओमनीवोरस क्या करते हैं, मीट खाते हैं। तो मीट में क्या होता है कि जो एनिमल्स की सेल होती है उसमें किसी भी प्रकार से कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो उन्हें डाइजेशन में क्या होगा, इजी होगा। तो जो हर्बीवोरस है उन्हें डाइजेशन में डिफिकल्टी होती है, इसलिए उनकी जो इंटेस्टाइन है वो क्या होती है, लंबी होती है। और जो ओमनीवोरस है वो इजीली डाइजेशन कर लेती है, बिकॉज उसमें किसी भी प्रकार से कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है एनिमल सेल्स के मीट में, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन उसकी छोटी होती है। इसी चीज को आप इस पैराग्राफ्स के फॉर्म में पढ़ लीजिए, इस इजी फॉर्म में ही मैंने लिखा है कि herbivorous animal get eat green grass is which cellulose is present। सेलुलोज क्या है, ए एनिमल सेल वॉल है। क्या है, एनिमल सेल वॉल है। सेलुलोज इज डिफिकल्ट टू डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। इट्स टेक टाइम हैज कंपेयर टू ओमनीवोरस, यानी ओमनीवोरस के डाइजेशन के कंपैरिजन में हर्बिवोरस ज्यादा टाइम लेते हैं डाइजेशन में। ओके, ओमनीवोरस हैज मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, ओमनीवोरस का जो मीट खाते हैं वो लोग, ऑब्जर्व करते हैं, उससे क्या होता है, डाइजेशन जल्दी हो जाता है। सो कार्निवोरस डज नॉट रिक्वायर द लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई बड़ी इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट इन्हें नहीं है। दैट्स वाई हर्बिवोरस एनिमल मेक लार्ज इंटेस्टाइन, क्या होता है, हर्बिवोरस को डाइजेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की जरूरत होती है। ओके, आप लोग समझ रहे हैं कि जो लॉन्ग है वो सिर्फ हर्बीवोरस को चाहिए, और लॉन्ग जो नहीं चाहिए वो है ओमनीवोरस। ओके, यानी कि जैसे आपके घर पे दो भाई बहन हैं, आप लोग और आपकी बहन या भाई कुछ भी है, तो जिसे जैसे तुम्हें स्कूल में कुछ काम है तो मम्मी तुम्हें पैसा देगी, नहीं देगी, देंगी। पर अगर तुम्हारे भाई को जरूरत नहीं है तो मैं मम्मी उसे नहीं देंगी, राइट। वैसे ही हर्बीवोरस को जरूरत है तो इसीलिए उसे दिया जाता है, पर ओमनीवोरस को जरूरत नहीं है इसलिए उसे नहीं दिया जाता है। आई होप आप लोग को इतना समझ आ रहा है कि लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। हर्बीवोरस में उसे डाइजेशन में सेलुलोज सेल वॉल होती है, प्लांट्स में उसे डाइजेस्ट करने में क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, इस कारण से उसे क्या चाहिए, इंटेस्टाइनल लॉन्ग चाहिए। बट जो ओमनीवोरस है वो क्या करता है, ईट मीट खाता है, इसलिए वो इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि जो एनिमल सेल वॉल नहीं होती है किसी भी प्रकार से, सेल्स नॉर्मल होती हैं, तो उसे डाइजेशन करने में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए जो ओमनीवोरस है उसे डाइजेशन करने में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होती है, तो इसलिए उसे इंटेस्टाइनल लार्ज यानी लॉन्ग नहीं चाहिए होती है। ओके, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स। क्या पढ़ेंगे, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो होती हैं इसमें किसी भी प्रकार से कोई फूड तो नहीं आता है डाइजेशन के लिए, बट ये क्या करती हैं, डाइजेशन में जरूर हेल्प करती हैं। यानी कि जैसे ऑसोफेगस, स्टोमच, इनमें क्या होता है, फूड आता है, राइट। पर ग्लैंड्स में फूड नहीं आता है, ये क्या करती हैं, जूस सिक्रीट करके उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। ओके, जैसे सबसे पहले पढ़ लीजिए, ग्लैंड्स आर ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन, ये क्या करती हैं, ग्लैंड्स जो होती हैं जूस, बाइल जूस वगैरह प्रोड्यूस करके क्या करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। बट नो कम फूड प्रेजेंट थ्रू इट, इसमें किसी भी प्रकार से कोई फूड आता नहीं है डाइजेशन होने के लिए। ओके, जैसे सबसे बड़ा है लीवर। क्या है, लीवर, इसका साइज भी काफी बड़ा है, तो ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट सिक्रीट बाइल जूस, ये क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। ये सिक्रीट करता है पर बाइल जूस स्टोर कहीं और होता है, जैसे कि बनाया किसी और ने और रखा किसी और ने, वैसा ही काम है कि जो बाइल जूस है वो लीवर सिक्रीट करता है, पर बाइल जूस जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। जो बाइल जूस है ये ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है,
नॉर्मली स्टोर गॉल ब्लैडर। ये क्या होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और लीवर इसे सिक्रीट करता है। इट्स इज द एल्कलाइन कंटेनिंग सॉल्ट। ये क्या होता है, एल्कलाइन को कंटेन करता है, यानी कि एसिडिक मीडियम नहीं है इसका। ओके, और इसके आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ मैंने सिर्फ आपको लीवर का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है। आप इतना ये सब कुछ मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जितना मैं आपको डायग्राम बस दिखाने की कोशिश करी थी कि गॉल ब्लैडर का देखिए कहाँ पर स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, बाइल डक्ट है जिससे बाइल जूस जाएगा, और ये लोब्स वगैरह तो ठीक है, आप लोग को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस दिखाना चाहा था, बस इसीलिए मैंने इसका डायग्राम अटैच किया था। उसके बाद बाइल जूस का अगर हम फंक्शन देखें तो बाइल जूस का जो फंक्शन होता है, तो ये क्या करता है, अगर कोई एसिडिक मीडियम का फूड आता है तो उसे एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, एसिडिक मीडियम का अगर कोई फूड आता है स्टोमच में तो उसे क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, so that pancreatic enzyme act on it। यानी इसमें क्या कर, जिससे कि इसमें पैंक्रियाटिक एंजाइम क्या कर सके, एक्ट कर सके। क्या, हर एंजाइम की अपनी एक क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, राइट। हर एक की अपनी कंडीशन होती है कि हम ऐसा ही करेंगे। वैसे ही जैसे एसिडिक मीडियम का फूड आता है तो बाइल जूस उसे क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि उसे में पैंक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं, 3 एंजाइम्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, तो ये क्या होते हैं, उसमें एक्ट कर सके, इसलिए इसे अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, बाइल जूस का आप काम समझ गए हैं। अब हम पढ़ें पैंक्रियाज। क्या पढ़ेंगे, पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज है ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। नाम से ही याद कर लीजिए, पैंक्रियाज नाम है तो पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करेगा, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। और इस जूस में बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्या है, ट्रिप्सिन। क्या, ट्रिप्सिन। इसका क्या काम होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्या करते हैं ये लोग, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो लाइपेज, ये डाइजेशन करता है फैट का। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए कि जो बाइल जूस है उसका काम है कि एसिडिक मीडियम में आया हुआ फूड जो एसिडिक है उसे एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना, क्योंकि उसमें पैंक्रियाटिक एंजाइम वर्क कर सके। ओके, अब हम देखिए पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, जैसे लाइपेज और जैसे पैंक्रियाटिक एमाइलेज। जो ट्रिप्सिन है इसका काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद लाइपेज है, इसका काम है डाइजेशन ऑफ द फैट। उसके बाद पैंक्रियाटिक एमाइलेज का वर्क है डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने जब पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को जब पढ़ा था तो हमने प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया था, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया था, और कार्बोहाइड्रेट को हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था। वो कैसे कन्वर्ट किया था, इन्हीं एंजाइम्स की हेल्प से ही क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की हेल्प करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, समझ आ चुका है आप लोगों को। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर। आप लोग इसे बस देख लीजिए कि पैंक्रियाज कैसे क्या होता है। अभी आप देखिए लिवर के पास में अभी आपने ये गॉल ब्लैडर देखा था, ये बाइल डक्ट देखी थी, और देखिए ये रहा हमारा पैंक्रियाज। कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। तो अगर आपकी डायग्राम बनाने के लिए, अगर आपको पैंक्रियाज ये सब लिखने के लिए आता है तो ये छोटे छोटे डायग्राम जब आप अपने बोर्ड्स में बनाएंगे तो बिकॉज इन डायग्राम से बहुत ज्यादा नंबर आप ले सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जब भी आप क्वेश्चन लिखें, अगर इसमें किसी भी प्रकार से कोई डायग्राम बन सकता है तो आप उसे बिल्कुल बनाइए, बिकॉज डायग्राम कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए साइंस में नंबर लेने के लिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया। उसके बाद हमने लेंथ का भी पढ़ा, उसके बाद हमने ग्लैंड्स पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। क्या पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने बताया आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो ये क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, सॉलिड पेस्ट हो जाता है। ओके,
कैसे पेस्ट हो जाता है, स्लरी सा पहले पेस्ट आता है। कैसा पेस्ट आता है? स्लरी सा, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है। ठीक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहले जो फूड आता है वो स्लरी होता है, उसमें बहुत ज्यादा वाटर होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? उससे वाटर अब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? यहाँ पर वाटर अब्जॉर्ब होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था? फूड अब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो आप ये याद रखिए, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, और क्या होगा? इसके बाद जो फूड है वो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। अगर कोई चीज गीली गीली है, यानी कि उसमें पानी बहुत ज्यादा है, और उससे आप पानी निकाल ले उसे किसी भी प्रकार से, तो वो जो भी पेस्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। वही काम हुआ कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया फूड, तो कैसा था? स्लरी था, उसमें पानी बहुत ज्यादा था, वाटर बहुत ज्यादा था। उसके बाद डाइजेशन में क्या हुआ? जो वाटर था लार्ज इंटेस्टाइन ने उसे क्या कर लिया? अब्सॉर्ब कर लिया। उसके बाद क्या हो गया? जो फूड है वो सॉलिड हो गया। क्या हो गया? सॉलिड हो गया, ऑलमोस्ट सॉलिड हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, तो मैंने लार्ज इंटेस्टाइन तो आपको पहले ही दिखाया था कि कैसे अरेंज होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, तो यहाँ पर अंदर की तरफ हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, बट ये लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ तो ये क्या है? सीकम है। क्या है? सीकम। आप ये याद रखिए कि सी शेप का है, इसलिए सीकम कह सकते हैं। उसके बाद ये क्या है? असेंडिंग, क्योंकि ये क्या जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। हम लोग छोटे में आरोही क्रम पढ़ते हैं, जिसे असेंडिंग और डिसेंडिंग कहते हैं। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसे असेंडिंग कह दिया। और ये ट्रांसवर्स हो गया, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसे डिसेंडिंग कह दिया। और ये जो है सिग्मोइड है, देखिए सी एस शेप का है, इसलिए इसे सिग्माइड कह दिया। और यहाँ पर ये क्या है? रेक्टम। क्या है? रेक्टम। आपके रेक्टम में ही आपका यूरिनरी, आप ये कह सकते हैं यूरिन, यहाँ पर आपका क्या होता है? स्टोर रहता है। फीकल मैटर आपका रेक्टम में ही स्टोर होता है। और ये जो है एनस है, जिसकी हेल्प से क्या होता है? फीकल मैटर पास आउट होता है। ओके, तो चलिए अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जो हमारा रेक्टम है, इसका क्या काम है? स्टोरेज ऑफ द सॉलिड फूड फॉर द सम टाइम। कुछ टाइम के लिए, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए यहाँ पर स्टोर होता है, नहीं। आप क्या करते हैं? रोज सुबह जाते हैं? नहीं जाते, तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पर स्टोर हमेशा के लिए रहता है। हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता। डाइजेशन की प्रोसेस होती रहती है, वहां पर नया नया यूरिन आता रहता है, और हम रोज डेली उसको क्या करते हैं? पास आउट करते हैं। तो यानी कि उसमें क्या होता है? कुछ टाइम के लिए ही वहां पर क्या होता है? यूरिन क्या होता है? स्टोर रहता है, जिसे स्टोरेज ऑफ द फीकल मैटर, यानी फीकल मैटर है, वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, फिर एनस से ही क्या होता है? एनस के थ्रू ही हम फीकल मैटर को क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे हम बाहर करते हैं। और जो एनस है, इसमें ही स्प्रिक्टर होता है, यानी कि जैसे आपको आती है तो सेंस होता है कि मुझे आई है, मुझे जाना चाहिए, वॉशरूम जाना चाहिए। आपको जब बाथरूम जाना होता है, टॉयलेट आती है, तो आप ये सब क्या करते हैं? सेंस करते हैं तभी। आपने सुना होगा कि जो बूढ़े हैं वो क्या करते हैं? उन्हें सेंस नहीं होता, उनकी निकल जाती है, उनको पता भी नहीं चलता है। तो ये क्या होता है? ये बुढ़ापे में सिग्नल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होने के जो मसल्स हैं, ये सेंस इनमें क्या होता है? कंट्रोल नहीं हो जाता है। ठीक है, आपको कितनी भी आई है, पर आप कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे जिनका बर्थ होता है, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बट उनमें क्या होता है? धीरे धीरे ये चीज डेवलप हो जाती है। बट जब बूढ़े हो जाते हैं, जो ओल्ड मैन होते हैं, उनमें ये धीरे धीरे क्या होता है? लॉस होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बर्थ के टाइम पे बेबी, और ओल्ड टाइम पे जब डेथ स्टेज आ जाती है, तब सेम सेम होता है। ओके, उसके बाद डाइजेशन, अनडाइजेस्ट फूड जो है हम रिमूव करते हैं एनस के थ्रू, यानी फीकल मैटर को हम वेस्ट प्रोडक्ट जो है हम एनस के थ्रू ही पास आउट करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बताने की बताया लगाया है, जिससे आप समझ सके कि कैसे क्या प्रोसेस होती है। वैसे तो हमने पढ़ लिया कि पहले खाते हैं, फिर डाइजेशन होता है, फिर क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमलाइजेशन होता है, फिर हम क्या करते हैं? उसे पास आउट कर देते हैं एनएस के थ्रू। वैसे ही सबसे पहले देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? फूड खा रहा है, यानी
इनटेक ऑफ फूड यानी इंजेशन कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, डाइजेशन किया। माउथ से क्या हुआ, ऑसोफेगस में गया, ऑसोफेगस से कहाँ गया, स्टोमच में गया, फिर क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू बाहर निकल गया। उसके बाद हमने क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प से अब्जॉर्प्शन किया न्यूट्रिशंस का, जिससे हम एसमलाइजेशन, अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम ये एसमलाइजेशन क्या है, ये मैंने आपको कई बार बताया है, एक बार और बता देती हूँ। एसमलाइजेशन का मतलब है एनर्जी का फॉर्मेशन करना, यानी जो हमने न्यूट्रिशन लिया है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जॉर्ब तो कर लिया है, उसके बाद हम एनर्जी तो बनाएंगे ना, तो एनर्जी फॉर्मेशन को ही एसमलाइजेशन कहते हैं। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इंजेक्शन कर देंगे यानी बाहर पास आउट कर देंगे। माउथ से लिया, स्टोमच के थ्रू ऑब्जॉर्प्शन किया, माइक्रोविलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उससे ऑब्जॉर्ब कर लिया, और जिससे क्या हुआ, एसमलाइजेशन से क्या होगा, बॉडी सेल्स अच्छी होंगी, और एनएस के थ्रू क्या कर दिया हमने, बाहर पास आउट कर दिया। आई होप आप लोग को ये डाइजेशन वाला समझ आ गया होगा। अब अगर हम आगे बढ़े, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी इस नोट्स में कुछ अमेजिंग सा करने की कोशिश की हूँ, तो वो अब आपको दिखेगा। तो आपने अब कंप्लीट ह्यूमन डाइजेशन को पढ़ लिया है। अब आप लाइव प्रोसेस का ये कह सकते हैं कि आपने आधा से ज्यादा कह सकते हैं कि चैप्टर को कवर कर लिया है, ह्यूमन डाइजेशन तक आपने पढ़ लिया है। अब आपको इसके बाद रेस्पिरेशन वगैरह पढ़ना है, पर अगर आपने पढ़ लिया है तो कई टुकड़ों में आपने पढ़ा है, तो मैं आपको इसे एक सिंपल फॉर्म में पूरी प्रोसेस दिखाना चाहती हूँ, वो है एनिमेशन वीडियो, जो मैंने इस पहली बार अटैच किया है। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो अब चलिए आप देखिएगा, समझिएगा, और मैं शांत रहूंगी, पहली बार शांत रहूंगी, दूसरी बार आपको सब कुछ बताऊंगी। ओके, तो अब हम ये क्या करेंगे, वीडियो प्ले करेंगे, तो आपको फिर से देखना है, देखिए। मैं शांत हूँ ताकि आप एनिमेशन अच्छे से देख सकें। आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है या नहीं? चलिए कोई बात नहीं, अब मैं एक बार आपको बताते-बताते आपको सब दिखाऊँगी। सबसे पहले हमने खाया और माउथ में क्या किया, चबाया, यानी च्युइंग किया, और देखिए इसमें जो ये लार टाइप दिख रहा है, ये क्या है, हमारा सलाइवा है, और ये देखिए ऐसे आपने किया और ऐसे आपके माउथ से ऑसोफेगस, ये क्या है, ऑसोफेगस से होते हुए जा रहा है फूड हमारा, ये ऑसोफेगस है, और ये ऑसोफेगस से होते हुए हमारे स्टोमच में पहुंच गया। ओके, स्टोमच में कुछ ऐसे पहुंच गया, ये रहा इसमें लेबलिंग में ध्यान मत दीजिए, ये पहुंच गया हमारे स्टोमच में, और ये देखिए स्टोमच में क्या है, डाइजेशन, ये जूस वगैरह जो बाइल जूस वगैरह आपने पढ़ा, एसिडिक मीडियम, ये सब यहाँ पर प्रोसेस हुई। इसके बाद देखिए अच्छे से डाइजेशन हो रहा है, सबसे ज्यादा टाइम यही स्टोमच में ही लगता है। उसके बाद देखिए ये पहुंच गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे क्या है, माइक्रोविलाई, अभी आपको देखिए, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, और अभी दिखेगी आपको माइक्रोविलाई, जिससे क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये देखिए, ये रही माइक्रोविलाई, जिससे ये क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है। लीवर से क्या जा रहा है, बाइल जूस जा रहा है, ये देखिए, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस जा रहा है, और ये गॉल ब्लैडर, ये देखिए एंजाइम्स वर्क करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया स्मॉल से, और ये डाइजेशन की प्रोसेस। अब ये देखिए सीकम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, और अब ये देखिए स्लेरी सा पेस्ट बनाना, ये लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए बहुत ज्यादा वाटर है इसमें। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, इसका वाटर क्या करेगी, धीरे धीरे
क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। अब देखिए इसमें सॉलिड सॉलिड सा फॉर्म बन गया है और ये देखिए सॉलिड फॉर्म बन गया है। इसका अभी दिखा रहा था कि कितना ज्यादा स्लेरी है, पर देखिए अब इससे वाटर सारा क्या कर लिया है, ऑब्जर्व, और ये रेक्टम स्टोर होके एनएस के थ्रू क्या हो रहा है, बाहर पास आउट हो रहा है। ओके, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। और कैसा लगा, ये छोटा सा मैंने एक कोशिश की है कि जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके, और मैंने और बेहतर करने की कोशिश ही की है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे साइंस में। आप मुझे कमेंट पे बताइएगा कि कैसा लगा। कोई छोटी-छोटी गलती हुई है तो उसे इग्नोर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा वर्क करूँ, और अगली बार से आपको और अच्छी स्लाइड्स देखने को मिलेगी। मैं कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम रिस्पायरेशन को कवर करेंगे। सो कंटिन्यू रखते हैं अभी इस चैप्टर को। आई होप लेंदी हो रहा है, आई नो दैट, बट लेंदी है ये चैप्टर। आपको थोड़ा सा, अगर आप इसे बेसिक को मजबूत कर लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आगे किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।